अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो दिल्ली में होने वाला एक पोटेंशियल अटैक है जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ फ्लाइट ट्रैकर डाटा के थ्रू एक चीज़ दिखाई जा रही है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हो रही है, खासकर पाकिस्तान और इंडिया की डिफेंस कम्युनिटीज़ के दरमियान। वो ये कि इंडिया का एक AN-132 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एरियाज़ के अंदर गया और फिर वो बाहिफाजत वापस भी आ गया, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको डेटर नहीं किया। इसे अपने आप में एक बड़े फेलियर के तौर पर देखा जा रहा है कि जी AN-32 जैसा एयरक्राफ्ट, जो कि इवन इंटेलिजेंस गैदरिंग के मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी सरहद के अंदर किस तरह गया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको क्यों डेटर नहीं किया। तो ये चीजें बहुत सीरियस क्वेश्चंस रेज करती हैं, तो उसकी रियलिटी भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। मैं सबसे पहले अगर आपको दिल्ली में होने वाले इंसिडेंट की डिटेल्स बताऊं, तो दिल्ली में जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके गेट नंबर 2 पर, और जो गेट नंबर 2 है इंडियन पार्लियामेंट का, माइंड यू मैं बता दूं कि ये सिर्फ वीवीआईपी इंटरेस्ट के लिए, जो इंतहाई ज्यादा हाई रैंक फिगर्स हैं उनके लिए। उस गेट के जितने भी बैरिकेड्स हैं तोड़ते हुए एक शख्स अपनी गाड़ी को अंदर घुसा देता है और गेट नंबर 2 से जाके गाड़ी टकराती है। फिर इसमें से एक शख्स निकलता है और वो एक बुके फूलों का एक गुलदस्ता वो ला के मेन गेट पर रखता है और वो वापस भागता है। जब भागता हुआ वो मेन रोड की तरफ आता है तो वो एक रक्शे के नीचे आके मारा जाता है। ये अपने आप में ऑब्वियसली बॉलीवुड जैसी स्टोरी लग रही है, बट ये एक्चुअल में हुआ है। दिल्ली में मौजूद पार्लियामेंट पर ये एक पोटेंशियल अटैक आप इसे कह सकते हैं। अब इसमें जो मेन सस्पेक्ट है जिसका नाम शर्बजीत सिंह है, वो भी चूंकि मारा जा चुका है। तो अब आप किस तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर चलेंगे, और सबसे अहम चीज ये है कि यूपी कि एड्रेस पर रजिस्टर्ड एक गाड़ी किस तरह दिल्ली पार्लियामेंट के बैरिकेड्स तोड़ती हुई अंदर घुस गई, ये अपने आप में सबसे बड़ी मिस्ट्री है जिसको अभी तक इंडियन गवर्नमेंट सोल्व नहीं कर सकी। दूसरी तरफ एज यूजुअल पाकिस्तान को इस पर मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तानी ISI इसके पीछे थी, और ये खबर भी अपने सामने देख सकते हैं इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की तरफ से कि 2 जैश-ए-मोहम्मद के मिलिटेंट्स को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो दिल्ली अटैक में इन्वॉल्व थे। ये जो 2 शख्स हैं, इनमें से पहले का नाम मौसब अहदाम है और दूसरे का नाम मोहम्मद हमाद। तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता चीजें उसी तरफ जा रही हैं कि दिल्ली में अटैक हो चुका है, या दिल्ली में पार्लियामेंट पर सॉर्ट ऑफ अटैक हो चुका है, और उसके पीछे जी पाकिस्तानी हैं और सिख हैं, जो कि जो मेन सस्पेक्ट है वो एक सिख है, शर्बजीत सिंह, जो अब जिंदा नहीं है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में जो सबसे अहम चीजें हैं, जो मल्टीपल क्वेश्चन है कि भाई अगर उस बुके में बारूदी मवाद है तो अभी तक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको पब्लिक के सामने क्यों नहीं रख सकी, क्यों अभी तक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को नहीं बताया गया। फिर उसके बाद यूपी की गाड़ी किस तरह दिल्ली में आके इतना बड़ा काम कर सकती है, उसको दरमियान में कहीं रोका नहीं गया, और अगर उस बुके में एक्सप्लोसिव मटेरियल था तो किसी ने क्यों नहीं चेक किया। ये वो तमाम चीजें हैं जो अपने आप में सिक्योरिटी फेलियर की तरफ इशारा करती हैं। और सेम इसी तरह का इंसिडेंट जब पाकिस्तान में भी होता है तो हम उनको भी इसी तरह ही देख रहे होते हैं कि भाई अगर एक इंसिडेंट हुआ है तो उसके पीछे मुहर्रकात क्या थे और क्या क्या हमारी तरफ से भी नेग्लिजेंस हुई है कि भाई ये इंसिडेंट हो चुका है। अब पाकिस्तान इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा ये भी आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जैसे इस पर मजीद डिटेल्स आती रहेंगी हम आपको उस बारे में आगाह रखेंगे। लेकिन जिन 2 बेचारे मुसलमानों को ISI का एजेंट बना दिया उनके लिए मुझे जाती तौर पर बहुत अफसोस है। इसी दौरान एक और कंट्रोवर्सी भी इंडिया और पाकिस्तान को लेकर अच्छी खासी खड़ी हुई है, वो ये कि इंडियन एयरफोर्स का एक AN-32 एयरक्राफ्ट, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इंडियन एयरफोर्स यूज करती है, बट इसके कुछ यूनिट्स को स्पेशली डिजाइन किया गया है ISR ऑपरेशंस करने के लिए। ISR ऑपरेशंस होते हैं जासूसी वाले ऑपरेशन, यानी कि इंटेलिजेंस, रिकॉनिसेंस और सर्विलेंस की जाती है। ऐसे एयरक्राफ्ट पर लॉन्ग रेंज सेंसर्स को, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम्स और IR सेंसर्स को माउंट किया जाता है ताकि वो एनिमी के एरियाज को लंबी रेंज पर स्कैन कर सकें। अब उस स्कैनिंग से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में दुश्मन के टैंक्स, दुश्मन की मिलिट्री व्हीकल्स, मिलिट्री फैसिलिटीज, एयर डिफेंस बैटरीज किस किस जगह पर मौजूद है आपको पता लग जाता है। और अगर आपको उनके कोऑर्डिनेट्स का पता लग जाए तो वो किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में आपको प्लानिंग करने में मदद देते हैं और आपको इवन अटैक करने में मदद देते हैं कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास लोकेशन है उस पर्टिकुलर एरिया के, भी इस एरिया में ये इक्विपमेंट मौजूद है और हमने इस तरह ये वेपन इस्तेमाल करते हुए यहाँ स्ट्राइक करनी है। ये फ्लाइट ट्रैकर के डाटा के थ्रू भी देखा जा सकता है कि इंडिया का AN-32 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है। इंडियन साइड का क्लेम है कि 16,000 फीट से ज्यादा की बुलंदी पर ये एयरक्राफ्ट उड़ा था, इसने पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस कर लिया, पाकिस्तान एयरफोर्स फेलियर का शिकार हुई। लेकिन
इसकी रियलिटी मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि ये फ्लाइट ट्रैकर सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं पब्लिक डोमेन के लिए, ये कोई बहुत हाई टेक सॉफ्टवेयर नहीं होते। तो इन सॉफ्टवेयर्स में एक ग्लिच आता है, इसे वैसे टर्न ग्लिच भी कहा जाता है। जब एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से टर्न लेता है दाएं या बाएं, तो ये 1 से 2 सेकंड के लिए उसकी ट्रेजेक्टरी को बिल्कुल सीधा दिखाता है, जिससे ऐसा लगता है कि एयरक्राफ्ट टर्न लेने की बजाय आगे चला गया है। लेकिन उसके बाद सॉफ्टवेयर रिकैलिब्राइज होता है और आपको एक्चुअल ट्रेजेक्टरी दिखा दी जाती है। सेम चीज यहाँ भी हुई कि इसने पाकिस्तानी बॉर्डर के बहुत करीब राइट साइड पर टर्न लिया, लेकिन टर्न लेने के बावजूद भी ग्लिच की वजह से सॉफ्टवेयर ने बिल्कुल सीधी लाइन दिखाई जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस कर गई। तो वहां से इंडियन साइड और प्रो बीजेपी जो हैंडल्स हैं उन्होंने ये नैरेटिव लॉन्च कर दिया कि देखो जी AN-32 पाकिस्तानी एरिया में घुस गया और पाकिस्तान एयरफोर्स फेलियर का शिकार हुई। हालांकि इसका नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि जब भी कोई एनिमी का एयरक्राफ्ट या किसी भी दूसरे मुल्क का एयरक्राफ्ट आपकी बॉर्डर के बहुत करीब पहुंच जाता है तो आपकी एयरफोर्स को लॉन्च कर दिया जाता है। आपके फाइटर जेट्स भी उसी के पैरेलल फ्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो फाइटर जेट्स का उसी के पैरेलल फ्लाई करना ही अपने आप में डेटरेंस होती है। ये AN-32 एयरक्राफ्ट कोई वेपन्स फायर नहीं कर सकता, ना ही अगर इस पर कोई पाकिस्तानी फाइटर जेट्स मिसाइल फायर कर दे तो इससे बच सकता है, ना ये एवेसिव मैनूवर ले सकता है। वो अलहदा बात है कि अगर फ्यूचर में इंडियन नेवी की कहानियों की तरह इसको भी एवेसिव मैनूवर परफॉर्म करते हुए PL-15 से बचवा दिया गया तो वो अलहदा चीज है, बट प्रैक्टिकली ये काम नहीं कर सकता। तो ऐसे में कहना कि पाकिस्तान एयरफोर्स उसको डेटर नहीं कर सकी, ये पाकिस्तानी बॉर्डर्स के अंदर चला गया, ये दोनों अजम्पशंस गलत हैं और बॉलीवुड की स्क्रिप्ट में ये अजम्पशंस ठीक हो सकती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं। पाकिस्तान एयरफोर्स अगर चाहे तो इस AN-32 को विद इन सेकंड्स जमीन पर ला सकती है। और दूसरी चीज, ये पाकिस्तानी बॉर्डर्स के अंदर गया ही नहीं था, बेसिकली इसने एक शार्प टर्न लिया, लेकिन बेसिक या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने की वजह से उसने 1 से 2 सेकंड्स के लिए सीधी ट्रेजेक्टरी दिखाई और ट्रेजेक्टरी को अपडेट नहीं किया। तो वो अपडेट ना होना ही बेसिकली वो ऐसे शो होने लगा जैसे ये पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर चला गया है। सेम इसी तरह का केस एक LCA तेजस के साथ भी हुआ था जिस पर हमने माजी में वीडियो बनाई हुई है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।